हाँ तो बच्चों, जो पिछली वीडियो थी पार्ट नंबर 9, हमको लगता है वो पार्ट नंबर 8 है ना। तो हमको लगता है काफ़ी दिनों बाद तुम लोगों की वीडियो डाली जा रही है, कुछ मिस्टेक्स हो गया था। ठीक, पार्ट नंबर 9 की आज हम बात करने चल रहे हैं। पार्ट नंबर 8 में तुम लोगों ने देखा होगा कि हम अपरिमेय संख्याओं को पहचानना, पूरी डिफिनीशन पीछे क्लियर की गई है। परिमेय संख्या क्या होती है उनको पहचानना, इस पे गौर करना है। परिमेय संख्याओं का योगफल, अपरिमेय संख्याओं का योगफल, अंतर, जोड़, घटाव, गुणा, मतलब जो भी है जिसको हमने वास्तविक संख्याओं पे संक्रियाओं का नाम दिए थे, ऑपरेशन, ठीक, उसी की बात करनी है। और किए भी थे, जोड़ना घटाना बताए थे, जोड़ना घटाना गुणा शायद करना, ये सब चीजें हुई थी। उसी बेस पर आधारित तुम लोगों की एक प्रश्नावली है, उसी को हम हल करेंगे। प्रश्नावली 1.5 ये है, एनसीईआरटी की राजीव प्रकाशन जो बुक आती है उसी से पढ़ाया जा रहा है, ठीक। तो उसी में देखोगे तो मिलेगा। अब आइए प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन हम हल करने चल रहे हैं, जिसमें कहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्याएं हैं और कौन कौन अपरिमेय संख्याएं हैं। तो नीचे कुछ संख्याएं दी हैं जिसमें हमको ये पहचानना है कि कौन सी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है। परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, बहुत बार इस सब चीज़ों पे जो है जिक्र हुआ है, ठीक। तो आइए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला संख्या जो दी गई वो क्या है, 2 - √5। तो पहले जो भी संख्या दी गई है अगर डायरेक्टली पहचान में आ जाती है तो ठीक, नहीं डायरेक्टली पहचान में आती है तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं उसमें कुछ करने के पश्चात वो चेंज हो जाए। कुछ करने का मतलब परमेयीकरण, परमेयीकरण का मतलब इसी के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करके, ठीक भाई, ऊपर नीचे गुणा करने पे किसी भी संख्या में अंश और हर में अगर एक ही संख्या से गुणा कर दिया जाए उस संख्या के, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब संयुग्मी की बात आती है तो क्या होती है संयुग्मी, ध्यान देना। जैसे ये 2 + √3 है, इसका जो संयुग्मी होगा वो बराबर जो होगा 2 - √3 हो जाएगा। मतलब ये चिन्ह बदल जाएगा, एक चिन्ह बदल दोगे, प्लस है तो माइनस कर दोगे, माइनस है तो प्लस कर दोगे, तो संयुग्मी में परिवर्तन हो जाएगा। या 2 - √3 का संयुग्मी ये जो होता है 2 + √3 होगा, ठीक। तो ये रही संयुग्मी की बात कि एक चिन्ह बदल दोगे संयुग्मी प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग हो या अंतर हो, ठीक, अगर कुछ उसमें सिंप्लीफाई ज़्यादा नहीं हो सकता तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही मिलती है। तो ये देखो परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो टोटल मामला अगर देखा जाए तो ये अपरिमेय संख्या हुई कि नहीं, आंसर ये कुछ करना नहीं, पहचान गए, अपरिमेय संख्या। बस दूसरा पार्ट जो है वो क्या है, उसको अगर देखा जाए, ठीक, तो ये है हमारे पास 3 + √23 - √23। तो इसको देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है जोड़ घटाव करके, ब्रैकेट तोड़ लेंगे, 3 + √23 - √23, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, खाली 3 आया कि नहीं आया, तो ये 3 के बराबर। और 3 क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आंसर लिखिएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक। ऐसे ही तीसरा पार्ट इसका जो है वो क्या है, वो 2√7 बटे में 7√7। देखो √7 कैंसिल हो जाएगा, बराबर आएगा क्या, 2/7, और 2/7 क्या है, परिमेय संख्या है, तो आंसर लिख दीजिएगा परिमेय संख्या, ठीक। ऐसे ही चौथा है, चौथा 1/√2,
इसकी अगर हम बात करें तो √2 से अगर ऊपर नीचे हम गुणा कर दें तो √2/2 हो जाएगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या ही होगी। इसलिए पूरी संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। आंसर लिख दीजिएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक, पांचवा पार्ट क्या है इसका? 2 पाई। तो चूंकि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक, तो इसलिए 2 से गुणा करने पे भी वो टोटल मामला अपरिमेय ही होगा। तो आंसर लिख दीजिएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो ऐसे तुम लोग हल करते हुए चले जाओगे। तो पहला क्वेश्चन पूरा आई बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो दिया गया, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। मतलब कुल मिला जुला के 4 क्वेश्चन हमारे पास दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, उन चारों को सरल करना है। सरल करने का मतलब क्या होता है कि जैसे हम इसके पहले वाले वीडियो में कुछ संख्याओं को लेकर के जोड़ घटाव गुणा भाग सब किए थे कि नहीं किए थे, ठीक वही काम करना है। ठीक, आइए जैसे देखें यहाँ प्रश्नावली वही है क्वेश्चन नंबर 2 का, जैसे पहला 2 का पहला क्या दिया गया है? ये दिया गया है 3 + √3, ये इंटू में 2 + √2। ये ऐसे क्वेश्चन को हम इसके पहले वाले पार्ट में, जो पार्ट नंबर 8 था, उसमें करवाए थे। फिर भी यहाँ आइए देखिए कैसे किया जाता है, जानते ही हो तुम लोग। ठीक, बराबर लगाओगे क्योंकि जो चीज़ आएगी इसी के बराबर होगा। पहले ब्रैकेट की पहली संख्या चिन्ह सहित उठाओ और दूसरे ब्रैकेटों के सभी संख्याओं में गुणा कर दो चिन्हों सहित। तो चलिए ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस में 3 √2 हो जाएगा। इसका काम इसमें हो गया ना। फिर इसका उठाओगे प्लस ये 2 √3 हो जाएगा, और प्लस में √3 गुणे √2 तो 6 + 3 √2 प्लस में 2 √3 हाई प्लस में √6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब कुछ चीजें हमको जरूरत पड़ेगी तुम लोगों को याद दिला दें। ठीक, √a + √b नॉट इक्वल टू √a + b। मतलब ये बराबर नहीं होता। अगर दो संख्याओं का वर्गमूल को आपस में जोड़ के कहो कि दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। √a - √b नॉट इक्वल टू √a - b, ऐसा भी नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा होगा √a गुणे √b बराबर √ab, ये हो सकता है। इसी के तहत हम इसको √3 गुणे √2 से किए थे। ठीक, ये भी जाने रहिएगा √a/√b बराबर √a/b, ये भी कहा है। तो जहां नॉट इक्वल टू है मतलब ये बराबर नहीं हो सकता, इसीलिए नॉट इक्वल टू कर दिए। ये भी बराबर नहीं हो सकता इसीलिए नॉट इक्वल टू कर दिए, लेकिन ये बराबर हो सकता है इसलिए इक्वल टू कर दिए। ये भी बराबर हो सकता है इसलिए इक्वल टू कर दिए। अब समान पदों को आइए जोड़ा घटाया जाए। समान पदों को अगर जोड़ने घटाने की बात है तो कहीं कुछ समान पद है ही नहीं, सब ठीक है। तो 6 + 3 √2 यही आंसर हो जाएगा। क्या करना है, आंसर लिख दोगे 6 + 3 √2 प्लस में 2 √3 प्लस में √6। ठीक, समान पद का मतलब एक जैसे पद। जैसे अगर ऐसा होता, जैसे ये 3 + 3 √2 है और प्लस में 5 √2 होता तो √2 एक जैसे है ना, ये संख्या केवल तो ये समान पद कहे जाएंगे क्योंकि √a जो है एक जैसे √2 है। तो इसको जोड़ करके हम 8 √5 कर सकते हैं, लेकिन ये 3 √2 है, 2 √3 है, इसको समान नहीं कहा जा सकता। समझ में आई बात? 5 3 8 √2 किया जा सकता है। मामला समझ में आया? ठीक, तो इस तरह से इसको जो है ये हमने पहले वीडियो में भी, जो इसके पहले वाले वीडियो में तमाम कंडीशनें ऐसे दिखाई थी। ठीक, आइए फिर दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या है, ये है 3 प्लस में √3 इंटू में 3 माइनस √3। ये भी याद दिलाए थे तुम लोगों को कि एक सूत्र होता है a² - b² बराबर एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। पिछली कक्षाओं में तुम लोग देखे होंगे। यहाँ कुछ मामला ऐसा ही है, a माइनस बी a प्लस बी वाला सिस्टम है कि नहीं इंटू में। अरे भाई प्लस पहले है तो उससे क्या हुआ, कोई फर्क नहीं।
तो अब इसको उसी सूत्र में तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां पे a की जगह 3, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। हो गया कि मामला समझ में आया? अब जब ये हो गया तो ये 3 3 का 9 -3, क्योंकि वर्ग और वर्गमूल जहां होता है वो समाप्त हो जाता है, केवल संख्या बचती है। तो ये बराबर क्या आ गया 6। तो आंसर जो लिखोगे वो कितना आया 6। मामला ये भी समझ में आया होगा। ठीक, ऐसे ही तुम लोगों को एक क्वेश्चन ये है तीसरा, √5 प्लस में √2 का होल स्क्वायर। ये इसके लिए एक सूत्र तुम लोग पीछे की कक्षाओं में देखोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सिस्टम है ना। इसी सूत्र का प्रयोग करके इसको हम तोड़ देंगे तो √5 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे √5 गुणे √2। यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 रूट 5 दूनी 10, क्योंकि √a गुणे √b बराबर √ab होता है, तो √10 हो जाएगा। मामला समझ में इसी सूत्र का प्रयोग किया गया। ये 7 प्लस 2 √10, तो आंसर जो हो जाएगा वो 7 प्लस 2 √10 हो जाएगा। मामला समझ में आया? ठीक, इसी का एक चौथा पार्ट है, हम उम्मीद करते हैं तुम लोग कर लोगे, वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लगा करके। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने चल रहे हैं और ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या कह रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आपको याद होगा, याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि जिसमें परिधि को C उसने कहा है, परिधि की C और व्यास जिसको उसने D कहा, व्यास के अनुपात में परिभाषित किया जा सकता है, के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर जो होगा वो C/D, जहां पे C क्या है, वृत्त की परिधि है, D क्या है, वृत्त का व्यास है। ठीक है, फिर कह रहा या इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, ये पूछा। तो जो ये अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, इसी को पूछा कि इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, ये पूछा। क्वेश्चन ये है, कह रहा आपको याद होगा। अच्छा, एक चीज है, तुम लोग जैसे ये पाई बराबर परिधि बटे व्यास कैसे होता है ये बताएं। अच्छा, परिधि बराबर क्या होता है?
2πr होता है कि नहीं? इंप्लाइड दैट परिधि बराबर इसको अगर हम 2r पाई लिख दें तो क्या कोनो दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इंप्लाइड दैट ये परिधि है बराबर 2r बराबर पाई लिख सकते हैं नहीं? परिधि मतलब सी, व्यास मतलब 2r मतलब व्यास, त्रिज्या का डबल ही तो होता है व्यास, सी बटे मतलब कुल मिला जुला के पाई बराबर परिधि सी बटे डी होता तो है। ये कैसे होता है क्लियर है? ठीक। अब इसमें कह रहा कि ये तो लग रहा है, मतलब ये कहा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या, ये तो तुम लोग जानते हो। तो ये तो लग रहा है सी बटे डी को देख करके अगर लग रहा है तो इसे परिमेय है। भाई से परिधि कुछ भी हो सकती है ना, व्यास कुछ भी हो सकता है ना, लगता है कि नहीं लगता है? तो जब ये परिमेय लगता है तो इसका मतलब पाई भी परिमेय लगता है, प्रतीत होता है। यह अंतर विरोध हुआ कि नहीं हुआ? इसी अंतर विरोध का कह रहा है निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? हम निराकरण करेंगे कैसे? कोई अंतर विरोध नहीं है। काहे कि जब तुम लोग पटरी से अगर किसी भी चीज की लंबाई, स्केल से किसी चीज की लंबाई मापो अगर, तो उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर अगर होता है तो भी मान लिया जाता है, निकटतम ले लेते हैं। जबकि देखो ओरिजिनलिटी कुछ ना कुछ इधर उधर तो जाएगा कि नहीं, त्रुटि होगी कि नहीं होगी? तो अगर उस त्रुटि की अगर उसकी हम बात करें तो फिर ये अंतर विरोध नहीं है, सही है, ये एक अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक। तो यही रीजन लिखेंगे। सॉल्यूशन इसका कैसे लिखते हैं देखिएगा। ठीक, आइए सॉल्यूशन इसका देखो कैसे लिखेंगे। चूंकि पाई बराबर सी बटे डी मतलब बराबर परिधि, वही चीज ना, परिधि बराबर व्यास, ठीक, अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, लग रहा है बस खाली, इसलिए प्रतीत को ध्यान देना, प्रतीत होता है। ठीक, यही तो है। नीचे लिखोगे क्या? यहां कोई अंतर विरोध नहीं है, अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि यदि हम किसी भी वस्तु की लंबाई को स्केल द्वारा याद रखिएगा, कोई अंतर विरोध नहीं है। ठीक, वो तो खाली प्रतीत होता है लेकिन है वह नहीं। क्यों नहीं है? लंबाई को स्केल द्वारा मापते हैं तब हमको एक निकटतम मान प्राप्त होता है, एक निकटतम मान प्राप्त होता है। बस इतना लिख दो, बहुत है। इसका निवारण हो गया कि अंतर भाई एक निकटतम मान प्राप्त होता है। निकटतम मानों में अनुपातों का क्या मतलब? आप में ही ज्यादातर मिलेंगे निकटतम वाले में। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो इतना लिख दो कि बस अंतर विरोध का निवारण हो गया। अब आएगी अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। √9.3 को संख्या रेखा पे दिखाना है। तो याद होगा पीछे भी जितने क्वेश्चन संख्या रेखा पे प्रदर्शित करने वाले हैं पटरी और प्रकार की सहायता से, सबको हमने छोड़ रखा है,
क्योंकि वहाँ हमको गोला प्रकार की जरूरत पड़ेगी, और गोला प्रकार से फिर उसके बाद वहाँ दिखाएंगे कि कैसे जो है पटरी और प्रकार की सहायता से संख्या रेखा पर संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको हमने कक्षा स्टार्ट होने तक के लिए रोक रखा है। कक्षा में जब हम मिलेंगे तो ऐसे क्वेश्चनों को तुम लोग याद दिलाओगे, हम जो है पटरी और प्रकार लेकर के बताएंगे कि कैसे किया जा सकता है। ठीक, तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने वाला है तो छोड़ देते हैं। तो जो है ये इसलिए छोड़ा जा रहा है कि पटरी और प्रकार जब कक्षा स्टार्ट होगी, क्लास स्टार्ट होगी, तो वहाँ अवेलेबल रहेगा और तब हम वहाँ दिखा देंगे, तो सभी क्वेश्चन एक साथ जो भी पीछे छोड़े गए हैं करवा दिए जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि हरों का परमेयीकरण कीजिए। निम्नलिखित में हरों का परमेयीकरण कीजिए, मतलब कुछ भिन्न दिए गए हैं, हरों का उनके परमेयीकरण करना है। हरों का परमेयीकरण करने का मतलब, हरों का परमेयीकरण करने का मतलब जानते हो क्या होता है? जैसे हर में अगर रूट ए है हर में, तो हम रूट ए से अंश और हर में गुणा अगर कर दें तो उस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरह से इसका किया जाएगा। अगर a प्लस रूट बी है, ठीक, तो अंश और हर में, अगर हर में ऐसा है तो a माइनस रूट बी से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से जो है हम हर का परमेयीकरण करने चल रहे हैं, जैसे ये। अब आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 का पहला ये क्या है? 1/√7 है कि नहीं? परमेयीकरण करने के लिए जानते हो बटे में हर में √7 है ना केवल, तो √7 से ही ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा √7 बटे में √7 इंटू में √7। इसको हल करोगे तो ऊपर तो √7 ही रहेगा, ये हो जाएगा 7। क्यों? रीजन जान लो कि रूट ए गुणे रूट ए बराबर ए होता है, तो इम्प्लाई दैट 1/√7, यही आंसर हो गया। दूसरा देखिए 1/में √7 माइनस √6, यही है ना? ठीक, तो इसके परमेयीकरण करने के लिए इसी के संयुग्मी से हर में जो है हर के संयुग्मी से अंश और हर में गुणा कर दिया जाए। तो संयुग्मी मतलब यहाँ चिन्ह बदलना पड़ेगा ना। तो जब अच्छा एक ही संख्या से किसी भिन्न में अगर अंश और हर दोनों में गुणा किया जाता तो उसकी बराबरी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसलिए इक्वल लगाए। अब आइए इसके संयुग्मी से, तो संयुग्मी √7 प्लस √6 हो जाएगा। इससे गुणा नीचे √7 माइनस √6 तो है ही है, और ये जो गुणा किया गया है √7 प्लस √6 से, ये भी हो जाएगा। मामला समझ में? ऊपर तो ठीक है, √7 प्लस √6 है ये। यहाँ देखो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है कि नहीं? तो 1 प्लस बी a माइनस बी मतलब a², मतलब √7 का स्क्वायर, माइनस b² मतलब √6 का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर यहाँ तक समझ में आ गई तो फिर बराबर के नीचे बराबर लगाइएगा। हम ऊपर चल रहे हैं, ठीक, करना तो बराबर के ऊपर तो कोई वो नहीं कि √7 प्लस √6, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। यहाँ 7 माइनस 6 हो जाएगा, वर्ग और वर्गमूल दोनों है तो खत्म हो जाएगा। ये बराबर मिलेगा √7 प्लस √6 बटे में 1, यहाँ मिलेगा। यहाँ तक मामला समझ में आया होगा। तो जब यहाँ तक ये समझ में आ गया, उसके बाद ये क्या है, बचेगा क्या? बटे 1 का मतलब वही कि जो है केवल √7 प्लस √6, तो इम्प्लाई दैट 1/√7 माइनस √6 बराबर इतना, यही आंसर हो गया। मामला समझ में? इसको ऐसे हाईलाइट करके जो है लिख दो, ये भी बात क्लियर। ठीक, ऐसे ही 2 क्वेश्चन हैं, तुम लोगों को वर्क के रूप में दे देते हैं। हर का सब परमेयीकरण करना है इसका, ठीक, दोनों इसी के जैसा है वर्ग। चलो, निम्न लिखित में हर का परमेयीकरण कीजिए। पहला क्या है, वो क्या है 1/5 प्लस √2, और दूसरा क्या है 1/√7
√7 - 2। ठीक, इसी के सहयोग में से ऊपर नीचे ये 2 क्वेश्चन हैं, हर के सहयोग में से ऊपर नीचे गुणा करके जैसे हम दूसरा वाला पार्ट हल किए हैं वैसे जो है तुम लोग हल कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये प्रश्नावली समाप्त हुई 1.5। ठीक, आगे जो है घातांक के नियम, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम क्या है उनको देखा जाए। ठीक, तो आइए नीरज देखो, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। ठीक, तो इसकी बात हम करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वैसे भी घातांक के नियम तुम लोग पढ़े होंगे, तो घातांक के जो नियम वगैरह पढ़े हो उसके बाद रिवीजन कर लेना। हम यहाँ कुछ नियम लिखा करके उसके बाद एक छोटी सी प्रश्नावली है वो अगली वीडियो में समाप्त हो जाएगी। उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर स्टार्ट होगा बहुपद। ठीक, तो याद रखिएगा घातांक के जो नियम हैं पिछली कक्षाओं में जो तुम लोग देखे होगे पढ़े होगे उसको एक बार याद कर लेना। फिर भी हम यहाँ जो है नियम लिखाएंगे, तो इसको करते हुए आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।